बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर स्टडी किया था और सब्ट्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे टॉपिक 2.1 का सब टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। नल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज। चलिए सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना हो तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ना ही ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं जब भी हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक न्यू वेक्टर आता है एज अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेक्टर ए लिया, उसको किसी स्केलर नंबर एन से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 10 13 100, कुछ भी नंबर हो सकता है। अब जो रिजल्ट में हमें वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो n टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाया है ए का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। अब जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वही रहेगी, वो एक जो ए की होगी। डायरेक्शन के मतलब दो केसेस आते हैं, उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम तरह इक्वेशन देखते हैं। यहाँ कोई भी स्केलर नंबर n है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया वेक्टर a के साथ, यहाँ पर वेक्टर बोल्ड किया हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा n ऑफ a वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है न्यू वेक्टर वो सेम होगी a के, अगर वो जो नंबर स्केलर क्वांटिटी स्केलर नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो होगा ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे आपको पता है कि नंबर लाइन पे अगर हम ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ऐसे स्केलर नंबर से जो नेगेटिव है, जो लेस देन 0 है, तो जो आपकी डायरेक्शन होगी न्यू वेक्टर की वो आपके ओरिजिनल वेक्टर के ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड वही आपका क्या होगा जो हमने ऊपर पढ़ा था, n टाइम्स ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो देखते हैं इनकी। तो केस 1 हमें देखा इफ n इज पॉजिटिव नंबर, n इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक a वेक्टर था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। 2 इज अ स्केलर नंबर, तो हमारी डायरेक्शन सेम ही रही बिकॉज n जो था वो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हुआ 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू न्यू वेक्टर के। सेकेंड केस है n इज अ नेगेटिव नंबर। अगर n आपके पास नेगेटिव नंबर है तो उस केस में क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड तो डबल होगा। ये देखिए हमारे पास वेलोसिटी का एक वेक्टर था, उसको जब हमने -2 से मल्टीप्लाई करवाया उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया 2 टाइम्स हुआ, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अगर वही 2 पॉजिटिव नंबर होता तो सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड किया और डायरेक्शन भी वही थी वेक्टर की। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। तो वेक्टर की डिवीजन सेम उसी तरह होती है जिस तरह हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी स्केलर नंबर के साथ। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क सिर्फ यही था कि एडिशन के लिए भी वही रूल यूज़ कर रहे थे, हेड टू टेल रूल, जो हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या था, सब्ट्रैक्शन में जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते थे। तो सेम यही बात है कि अगर हम एक नंबर स्केलर है, फॉर एग्जांपल 2 है, उससे किसी वेक्टर को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस स्केलर नंबर के इन्वर्स के साथ, मतलब उस नंबर को रिवर्स कर देंगे। ये आप एग्जांपल है, हमें कहा जाता है कि डिवाइड करें वेक्टर को, वेक्टर ए है उसको डिवाइड करें 2 के साथ। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने क्या लिया, वेक्टर ए लिया और हमने 2 का इन्वर्स ले लिया। 2 का इन्वर्स लेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 से जब ए को मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर दिया, डायरेक्शन सेम ही रही बिकॉज 2 पॉजिटिव नंबर था। केस वही रहेंगे कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो यूनिट वेक्टर के नाम से जैसे एविडेंट हो रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है,
यूनिटी, एक चीज़। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। हमारे पास कोई भी वेक्टर है, हम उसकी डायरेक्शन शो करवाना चाह रहे हैं तो हम उसको यूनिट वेक्टर के थ्रू शो करवा सकते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर विद द हैट ऑन अ और अ कैप। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसका हम यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे? हम उसी वेक्टर ए का लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर एक स्मॉल हैट या कैप डाल देंगे। तो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं यूनिट वेक्टर की। अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। अब वेक्टर की तो डेफिनेशन लेते हैं। वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो इसी डेफिनेशन से हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वेक्टर ए है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन शो करवाएंगे हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर के थ्रू। हमने भी ऊपर बात की कि यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन की जगह पर हम एक यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप रोटेट करें तो हमारी कुछ ये इक्वेशन बन जाती है। ए हैट इज़ इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को आप सिंपल लेटर से भी शो करवा सकते हैं और मोड से भी शो करवा सकते हैं। मोड का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हम आगे जाके लेक्चर्स में निकालेंगे, फिर आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको मोड से शो करवाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर की टाइप्स को जो आपकी बुक के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट है हमारा किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसकी पोजीशन को हम शो करवाना चाह रहे हैं तो हम किस वेक्टर से करवाएंगे और इसमें यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमारा कोई भी पॉइंट P है जो यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, जो वेक्टर यूज़ करते हैं उसको हम R कहते हैं। इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर। तो उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर इस पॉइंट P की हम डायरेक्शन शो करवाना चाह रहे हैं किस डायरेक्शन में है, तो हम देखें तो ओरिजिन से P की तरफ जा रहा है वेक्टर, ओरिजिन से P की तरफ, तो इसका यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R हैट के साथ। अब हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए इन 3D में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी वेक्टर हो तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, x, y एंड z कंपोनेंट। तो कोई भी अगर वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट होंगे x, y, z। उसके x कंपोनेंट को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं उसे हम I कहते हैं। वेक्टर के y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता है उसे हम j कहते हैं। और z डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए k यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। और इन तीनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कोई भी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i + 4j + 3k। i से हमें पता लग रहा है कि 2 जो है वो x कंपोनेंट है। अगर यहाँ पर i, j और k मौजूद ना हो तो हमें ये पता नहीं होगा कि 2 जो है, 4 जो है और 3 जो है ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है या z कंपोनेंट है आपके वेक्टर के। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस है, तो हमेशा कोई भी प्लेन सरफेस हो तो उसकी डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर जो हम लेते हैं उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होती है, मतलब एट द 90 डिग्री के एंगल पर उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे कुछ इस तरह की डायरेक्शन में नॉर्मल टू द प्लेन और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम n हैट के साथ। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास वेक्टर a है इक्वल्स टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी सरफेस का वेक्टर ले रहे हैं,
यहाँ पर हम किसी सरफेस की डायरेक्शन शो करवा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं। तो वेक्टर के अगेन डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो अगर दो वेक्टर हैं, उनको हम कहें वो इक्वल हैं, तो वो कब इक्वल होंगे? वो तभी इक्वल होंगे जब उन दो वेक्टर का आपस में मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम ही होगी। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन वेक्टर देखें, आप देखें ए वेक्टर देखें, बी देखें एंड सी देखें, इन तीनों की डायरेक्शन सेम है। ये मैटर नहीं करता वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब अगर हम A वेक्टर का और D वेक्टर का कंपैरिजन करें तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट अगर देखिए A की डायरेक्शन और D की डायरेक्शन क्या है, वो ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू D। यही बात मैग्नीट्यूड के लिए है कि अगर A और B का मैग्नीट्यूड सेम ना होता, डायरेक्शन सेम होती, तब भी ये वेक्टर इक्वल नहीं थे। तो इक्वल वेक्टर के लिए दो कंडीशन हैं ज़रूरी कि दोनों वेक्टर का या दो से ज़्यादा वेक्टर भी हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। देन ही हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर हैं। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान से याद करने वाले। पैरेलल ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन इट। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए है, इसको पैरेलली मतलब यहाँ से उठाकर आप स्पेस में जहाँ मर्जी ले जाएं विदाउट इसकी डायरेक्शन चेंज किए, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना ही इसकी मैग्नीट्यूड में ना ही इसकी डायरेक्शन में। सी को आप यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए या यहाँ ले जाएं, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेम क्वांटिटीज। अब बात यह है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल आप एक सेब लेते हैं और एक केला लेते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं? चाहे इनकी क्वांटिटी इक्वल है, लेकिन वो सेम क्वांटिटीज नहीं है, वो सेम चीज़ें नहीं है। इस तरह आप एक कुर्सी लेते हैं, एक मेज़ लेते हैं, उनका चाहे वजन बराबर हो, लेकिन आप उसे क्या कहते हैं, वो सेम चीज़ें नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका ए वेक्टर क्या है, वो वेलोसिटी का है, बी एक्सेलरेशन का है, तो चाहे उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, लेकिन वो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तो इक्वल वेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन और एक मस्ट कंडीशन ये भी है कि वो सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ए अगर वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी का वेक्टर ही होगा, सी भी वेलोसिटी का वेक्टर ही होगा। अगर ये डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। चलिए बच्चों देखते हैं व्हाट इज नल वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म नल। तो बेटा नल से आप सब लोग ही वाकिफ हैं कि नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। ज़ीरो को हम नल कहते हैं, हम किसी ऐसी वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, उसको हम नल कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, हमने ये बात की नल वेक्टर की, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी आती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को तो हमने कह दिया ज़ीरो है, अब डायरेक्शन क्या होगी उसकी, आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में वो वेक्टर हो सकता है नल वेक्टर। अब अगर हम दो नंबर हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं, उनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उनका आंसर ज़ीरो आता है, तो क्या हम उसे ज़ीरो बोलेंगे? हालांकि हमने वेक्टर तो दो वेक्टर ऐड किए थे, हमने दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट किए थे, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आनी चाहिए। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नल कहने की बजाय या ज़ीरो कहने की बजाय हम कहते हैं नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हमने, एक वेक्टर ए है और उसी का हमने इन्वर्स ले लिया माइनस ए। माइनस ए वेक्टर क्या है, इन्वर्स ऑफ ए है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर हम हेड टू टेल रूल देखें एडिशन का, तो वो क्या कहता था, वो कहता था हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फिगर के अंदर कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यहाँ पर तो बिल्कुल दोनों मिल गए हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट वेक्टर हम कहते थे कि हम ज्वाइन करेंगे
वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों बिल्कुल अटैच हो गए हैं, कोई भी हमें आंसर नहीं मिला। एक छोटा सा डॉट आपको मिल गया यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पर हमें 0 मिल गया। अब चूंकि 2 वेक्टर ऐड किए थे तो आंसर में भी नल वेक्टर ही आएगा। एक ऐसा वेक्टर मिल गया हमें यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी। की प्रॉपर्टीज देखते हैं, नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज। अब अगर नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करें तो आंसर उसका वो वेक्टर ही आएगा। फॉर एग्जांपल आप 0 नंबर को किसी भी नंबर में ऐड करें, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये। 0 को 1 में ऐड करें, 0 को 2 में ऐड करें तो आपका आंसर वो दूसरा नंबर आएगा जिसमें आप 0 को ऐड कर रहे हैं। 0 की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं या वेक्टर में 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपका वो वेक्टर ही आएगा। The sum of two vectors is 0. If the sum of two vectors is 0, they must be anti-parallel to each other. Anti-parallel का मतलब वही है कि हमने एक वेक्टर A लिया है एक सेम डायरेक्शन में, सेम वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में उसी पोजीशन में हम वेक्टर ले रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पैरेलल ऐसा ही होता है जैसे नहर के 2 किनारे हैं, सड़क के 2 किनारे हैं, उनको हम कहते हैं आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दिल लगाकर मेहनत करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।